डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार खाना खाते हुए बातें करता है। अरे भाई, तुम लोग इतनी हड़बड़ी में खाना क्यों निकल रहे हो? थोड़ा आराम से खा लो। माँ, आपको तो पता है ना प्राइवेट जॉब का क्या हाल होता है। अगर वहां पहुंचने में 5 मिनट की भी देरी हो गई ना तो मैनेजर की बातें सुननी पड़ती हैं। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल हमारी कंपनी का सुमित लेट हो गया था तो बॉस ने उसे सीधे रेजिग्नेशन की धमकी दे डाली। दीपक, मैं कई दिनों से कह रही थी कि हमारे कमरे की एसी खराब हो गई है, आप जल्दी से सुधरवा दीजिए। अब तो रात को कमरे में दम घुटने लगता है। अरे राधिका बहू, तू ये क्या कह रही है? तू भूल गई क्या कि पिछली बार गर्मियों में एसी और कूलर चलाने की वजह से बिजली का बिल कितना पहाड़ जैसा आया था। अब तो गर्मी और बढ़ गई है और बिजली के दाम भी आसमान छू रहे। हमें तो अब बालकनी का सहारा लेना पड़ेगा। माँ जी, क्या फिर से वही बालकनी वाला चक्कर? पिछले साल भी हमने पूरी गर्मी वहीं गुजारी थी, क्या इस बार भी हमें वहीं रहना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, अगर बिल से बचना है और सुकून की नींद चाहिए तो हमें बालकनी में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। कल से हम सब वहीं रहेंगे। वही एक जगह है जहाँ थोड़ी कुदरती हवा मिल जाती है। बातें करते हुए वो लोग खाना खा लेते हैं। शाम को बिजली का बिल आता है। जैसे राकेश बिल पर नजर डालते उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ए भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं? बिजली का बिल 20,000 रुपए। ये बिल है या किसी बड़े बंगले का टैक्स है? हम लोग मध्यम वर्गीय इंसान है, इतना बिल कहाँ से भरेंगे? राकेश की आवाज सुनकर सविता और राधिका बाहर आती हैं। तभी गली में शोर मचता है और रीतू अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आती है। सबके हाथ में बिजली का बिल है और सब बहुत परेशान दिख रहे हैं। सविता चाची, आपके घर का कितना बिल आया है? और मेरा तो 15,000 रुपए का बिल आया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमने इतनी बिजली चलाई कब। और बहन, मेरा तो 11,000 रुपए आया है। मुझे तो चक्कर आने लगे थे इसे देखकर। तुम लोग तो फिर भी ठीक हो। मेरा तो 28,000 रुपए पहुंचा दिया इन बिजली वालों ने। मेरा तो दिल ही बैठ गया है। और मेरा बिल देखो, पूरे 20,000 रुपए। इतना बिल आएगा तो हम खाएंगे क्या और बाकी खर्च कहाँ से चलेगा? ये तो सरासर लूट मची है। अब क्या करेंगे? एसी और कूलर तो बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। पंखे भी बहुत कम चलाने होंगे तभी कुछ राहत मिलेगी। मैंने तो तय कर लिया है, कल से हम सब बालकनी में ही सोएंगे। हाँ भाई, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बालकनी में ही ठिकाना बनाना पड़ेगा। हर साल की तरह इस साल भी सारा बजट मिट्टी में मिल गया। हमारे घर के मर्द फैक्ट्री में दिन रात पसीना बहाते हैं। हम अपना गांव छोड़कर यहाँ इसीलिए आए थे कि फैक्ट्री में काम करके चैन से रहेंगे, लेकिन इस बिल ने तो हमारी खुशी ही छीन ली। अगले दिन से पूरे मोहल्ले का नजारा बदल जाता है। लोग अपने घरों के अंदर से सामान निकालकर बालकनी में सजाने लगते हैं। राधिका भी अपनी बालकनी में एक छोटा सा गैस चूल्हा सेट करती है। तभी राकेश वहां आते हुए, अरे बाप रे बाप, बिना पंखे और कूलर के तो घर के अंदर रहना ही नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों से आग निकल रही है। अरे राधिका बहू, जरा मेरी कुर्सी यहाँ बाहर की तरफ लगा दी। राधिका अंदर जाकर कुर्सी ले आती है और वहां रखकर अपने ससुर से, लीजिए पिताजी, बैठिए। यहाँ कम से कम हवा का झोंका तो आ रहा है। अरे भाई, तुम लोग भी अपनी चटाई यहीं बिछा लो। अंदर तो गर्मी के मारे दम ही निकल जाएगा सबका। राधिका गैस जलाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। वो कढ़ाई रखती है और बैंगन की सब्जी बनाने लगती है। तभी पास की बालकनी से रीतू भी अपने रसोई का सामान बाहर जमाते हुए राधिका को देखकर हाथ हिलाती है। राधिका, आज नाश्ते में क्या बना रही है? तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ तक। अरे दीदी, मैं तो आज बैंगन की सब्जी और पराठे बना रही हूँ। आप क्या बना रही हैं? मैं तो आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। लेकिन देखना राधिका, बालकनी में भी कितनी तपिश हो रही है। गैस जलते ही पसीना और आने लगा है। अब क्या कर सकते दीदी, मजबूरी का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहकर राधिका फिर से नाश्ता बनाने में लग जाती है। तभी हरी मिर्च खत्म हो जाती है। राधिका पसीना पोंछते हुए मिर्च लेने अंदर जाती है और देखती है कि शिल्पा अपने कमरे में पंखा फुल स्पीड पर चलाकर मजे से पढ़ रही है। तभी सविता और राकेश भी कमरे में आ जाते हैं। शिल्पा, ये क्या बदतमीजी है तेरी? तुझे अंदाजा भी है कि बाहर हम सब गर्मी में मर रहे हैं और तूने यहाँ अकेले कमरे में पंखा चला रखा है। माँ, मुझे पढ़ाई करनी है। इस भयानक गर्मी में मेरा दिमाग काम नहीं करता। बिना पंखे के मैं एक शब्द भी नहीं पढ़ सकती। बालकनी में जाकर चटाई बिछा और वहीं पढ़। यहाँ कमरे में पंखा नहीं चलेगा। तुझे मालूम नहीं है क्या कि बिल कितना आया है? क्या हम यहाँ पैसे छाप रहे हैं? हे भगवान, इस बिजली के बिल की वजह से अब मुझे बालकनी में पसीने में भीग कर और मच्छरों के बीच पड़ना पड़ेगा। शाम ढलती है और सूरज की तपिश थोड़ी कम होते ही दीपक और नीरज काम से थके हारे घर लौटते हैं। राधिका खाना बना रही है। सभी लोग चटाई पर बैठ जाते हैं। गर्मा गर्म रोटियां बनाते हुए राधिका सबका खाना परोसती है। खाना खाते हुए नीरज दीपक से, भैया अब तो यहीं बिस्तर पक्के कर लो, अंदर जाने का तो ख्याल ही डरावना लगता है। हाँ नीरज, बालकनी में बैठकर खाना खाने में ही अब थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है।
धीरे धीरे रात गहराने लगती है और हल्की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। पूरा परिवार मच्छरदानी लगाकर बालकनी में ही सो जाता है। अगले दिन पड़ोसन कल्पना सविता के पास आती है और दोनों हॉल में बैठकर बातें करते हुए। सविता चाची, मैंने सुना आप नीरज के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रही है। हाँ कल्पना, शादी तो करनी है, बस कोई सुशील और समझदार लड़की मिल जाए जो हमारे घर को संभाल सके। मेरी एक बहन है करिश्मा, बहुत ही संस्कारी है। अगर आप कहें तो मैं उसे कल शाम को अपने घर बुला लूं। आप लोग अपनी बालकनी से उसे देख लेना। ठीक है कल्पना, कल शाम को उसे यहीं बुला लो। अगले दिन शाम को बालकनी में राधिका खाना बना रही है और पूरा परिवार के बाकी लोग चटाई पर बैठे हुए हैं। कल्पना की बहन करिश्मा भी सामने वाली बालकनी में काम कर रही है। दोनों घर आमने सामने होने के कारण सब कुछ साफ दिखता है। सविता नीरज को करिश्मा की तरफ इशारा करते हुए, देख बेटा नीरज, वो सामने कल्पना के साथ जो लड़की खड़ी है वही करिश्मा है। कैसी लग रही है तुझे? माँ वो तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल सादगी भरी लग रही है। मैंने तेरे लिए उसी को पसंद किया है और आप लोग भी करिश्मा को देख लीजिए। अगर सबको करिश्मा अच्छी लगती है तो हम जल्दी ही नीरज का रिश्ता करिश्मा से कर देंगे। देखो देखो माँ, भैया और होने वाली भाभी तो अभी से नजरों नजरों में बातें कर रहे हैं। करिश्मा और नीरज दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। करिश्मा सभी को अच्छी लगती है और कुछ ही समय बाद धूमधाम से नीरज और करिश्मा की शादी हो जाती है और करिश्मा विदा होकर अपने ससुराल आती है। अगले दिन करिश्मा बालकनी में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही है। तभी उसे सामने कल्पना खाना बनाते हुए दिखाई देती है। करिश्मा कल्पना से खाना बनाते समय बात करते हुए, दीदी आप पहली रसोई का खाना खाने यहाँ आओगी ना? मैं तैयारी कर रही हूँ। हाँ छोटी, मैं आ जाऊंगी। दीदी जरा ये तो बताइए कि इस सब्जी में नमक कितना डालूं और ये मसाला कितनी देर भूनना है? यहाँ गर्मी में सब भूल रही हूँ। मोहल्ले के लोग ये नजारा देखकर मजे लेते हैं। तभी सविता वहां आती है तो करिश्मा सविता से, माँ जी मुझे पूरियां तलने के लिए तेल चाहिए, खत्म हो गया है। हाँ बहू, किचन में जाकर ले आओ। अब करिश्मा खड़ी होती है और किचन में जाकर तेल लेकर आती है और पुड़िया बनाने लगती है। थोड़ी देर में जिस भी चीज की जरूरत पड़ती करिश्मा उसको अंदर से लेकर आती। ऐसा करते हुए उसके पैरों में दर्द हो गया था। खाना तैयार हो जाता है और वो सभी लोगों को चटाई पर बिठाकर खाना परोस देती है। तब तक कल्पना भी आ जाती है और सभी के साथ बैठकर करिश्मा के बनाए हुए खाने का आनंद लेती है। रात होती है और करिश्मा पहली बार बालकनी में बिस्तर पर लेटी है, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। क्या हुआ करिश्मा, सो क्यों नहीं रही हो? करवटें क्यों बदल रही हो? नीरज, यहाँ तो बहुत भयानक गर्मी है और देखो ये मच्छर तो जैसे मेरा शिकार करने के लिए बैठे हैं। सड़कों पर गाड़ियों का इतना शोर है, मैं कैसे सोऊंगी यहाँ? आदत डालनी पड़ेगी करिश्मा, यहाँ बालकनी में सोना ही एकमात्र रास्ता है। अंदर कमरे में पंखा नहीं चल सकता। पर नीरज, यहाँ तो हमारी कोई प्राइवेसी ही नहीं है। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं तुमसे जी खोलकर बात भी नहीं कर पा रही हूँ। नीरज करिश्मा की बात सुनकर चुप हो जाता है। जैसे तैसे वो लोग बालकनी में सो जाते हैं। अगली सुबह करिश्मा की आंखें लाल हैं और वो बालकनी में नाश्ता बनाते हुए बार बार झपकी ले रही है। करिश्मा को देखकर सविता, बहू ये क्या हाल बना रखा है? नाश्ता बनाने आई है यहाँ बैठने? रात भर जाग रही थी क्या तू? पाजी वो रात को शोर और गर्मी की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरा सिर फटा जा रहा है। आदत तो डालनी ही पड़ेगी बहू, इस घर का यही नियम है। जल्दी से नाश्ता तैयार करो, सबको ड्यूटी पर जाना है। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है और करिश्मा नाश्ता बनाने लगती है। तभी राधिका वहां आती है और करिश्मा को परेशान देखकर करिश्मा से, अरे करिश्मा तुम काफी थकी हुई लग रही हो। लाओ नाश्ता मैं बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर चूल्हे से दूर बैठ जाओ तो गर्मी से राहत मिलेगी। धन्यवाद दीदी। अब राधिका खाना बनाने लगती है और करिश्मा बालकनी के पास खड़े होकर सामने काम कर रही कल्पना से बातें करने लगती है। आसपास के लोग भी करिश्मा और कल्पना से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है और सभी बैठकर खाना खाते हैं और घर के मर्द अपने अपने काम से चले जाते हैं। राधिका करिश्मा सारा काम खत्म करती है। फिर दोपहर में करिश्मा गर्मी से बेहाल होकर चुपके से अपने कमरे में चली जाती है और एसी ऑन कर देती है। जैसे ही कमरे में ठंडक फैलती है वो सुकून की सांस लेती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से थाप पड़ती है। करिश्मा दरवाजा खोल बहू, ये अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? करिश्मा थर थर कांपते हुए दरवाजा खोलती है। सामने सविता और राधिका खड़ी हैं। ये क्या तमाशा है? तूने एसी चलाने की हिम्मत कैसे की? तुझे अंदाजा भी है कि बिल कितना आएगा? हम बाहर पसीने में जल रहे हैं और तू यहाँ नवाबों की तरह ठंडी हवा खा रही है। माँ जी बहुत गर्मी लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसीलिए चला दिया। गर्मी सबको लगती है बहू, पर सबको बिल नहीं भरना पड़ता। खबरदार जो आज के बाद इस बटन को हाथ भी लगाया। चल अभी के अभी बाहर आ। करिश्मा उदास होकर बालकनी में आती है और चटाई पर बैठ जाती है। ऐसी शाम हो जाती है और शाम को रीतू अपने घर के फंक्शन का न्योता देने आती है। सविता चाची, आज शाम को मैंने अपने घर पर एनिवर्सरी की पार्टी रखी है, तो आप लोग जरूर आना। हाँ हाँ रीतू, हम जरूर आएंगे। यह सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है,
जब से मैं यहाँ आई हूँ कूलर और पंखे की तो हवा ही नहीं मिली है। कम से कम पार्टी में बड़े बड़े कूलर और पंखे लगे हुए रहेंगे और इसी बहाने थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। शाम हो जाती है और सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं। उधर अपने कमरे में नीरज करिश्मा को रेड कलर की साड़ी पहने तैयार हुआ देखकर कहता है, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो करिश्मा, ये साड़ी तुम पर बहुत जंच रही है। रहने दीजिए नीरज, ये सारा मेकअप और खूबसूरती अभी 5 मिनट में पसीने के साथ बह जाएगी। जहाँ तैयार होने के लिए एक पंखा तक नसीब नहीं, वहाँ आप मेरी क्या तारीफ कर रहे हैं? अरे मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तुम तो गुस्सा ही हो गई। गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ, इस गर्मी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी में पहुंचते ही करिश्मा का मूड और खराब हो जाता है, क्योंकि पार्टी में ना ही कोई कूलर था और ना ही कोई पंखा। तभी रितु उन लोगों का स्वागत करने के लिए उनके पास आती है। तब करिश्मा रितु से कहती है, वैसे रितु भाभी, आपने इतनी अच्छी पार्टी रखी लेकिन कूलर और पंखे नहीं लगवाए, ऐसा क्यों? अरे करिश्मा, तुम तो जानती हो कि बिजली का बिल कितना आता है। हमारी कॉलोनी में लोगों को भगवान से कम और बिजली के बिल से ज्यादा डर लगता है। चलो आप लोग खाना खा लो। सभी लोग खाना खाते हैं और पार्टी के बाद घर लौट आते हैं और फिर से मच्छरदानी लगाकर बालकनी में सो जाते हैं। करिश्मा लेटे हुए सोचती है कि क्या कभी उसे अपने ही घर के कमरे में सोने का सुख मिलेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बालकनी पर पड़ती है तो पूरा परिवार भारी मन से जागता है। करिश्मा के चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, क्योंकि रात भर मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद करिश्मा खाना बनाते हुए बगल में सब्जी काट रही अपनी सास से, हे भगवान, अभी तो सुबह के 7 ही बजे और अभी से इतनी तपन शुरू हो गई है। माँ जी, क्या हम आज का नाश्ता अंदर रसोई में नहीं बना सकते? वहाँ कम से कम सीधी धूप तो नहीं आती। नहीं बहू, रसोई के अंदर गैस जलेगी तो पूरी दीवारें तप जाएंगी और फिर रात को घर के अंदर घुसना मुश्किल हो जाएगा। तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बिजली और गर्मी दोनों से बचना है तो बालकनी ही सहारा है। अरे भाई, ये सुबह सुबह फिर से वही राग शुरू हो गया। करिश्मा, हम जानते हैं कि तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही होगी, लेकिन जितना हमारे यहाँ पर गर्मियों में बिजली का बिल आता है ना, उतना हम भर नहीं सकते, इसलिए हम सबको पूरी गर्मी परेशानी उठानी पड़ती है। यह सुनकर करिश्मा उदास होकर तवा चढ़ाती है और रोटियां बनाने लगती है। तभी सामने वाली बालकनी में उसकी बहन कल्पना भी पसीने में भीगी हुई झाड़ू लगाते हुए देखती है कि करिश्मा परेशान दिखाई दे रही है। काम खत्म करने के बाद वो करिश्मा के घर आती है और करिश्मा अपने कमरे में अपनी बहन से बात करते हुए, दीदी, यहाँ तो पंखा चलाना भी पाप है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग इतने कंजूस क्यों हैं। क्या जान से ज्यादा कीमती बिजली का बिल है? चुप कर पगली, कोई सुन लेगा। यहाँ सबकी यही कहानी है। मेरे घर में भी कल रात बिल को लेकर महायुद्ध हुआ है। बस अपना काम करो और शांति बनाए रख। बातें करने के बाद कल्पना चली जाती है। दोपहर होते होते गर्मी और भी भयानक हो जाती है। नीरज और दीपक ऑफिस में लंच करने घर आते हैं। बालकनी में गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं। सभी लोग बालकनी में बैठकर खाना खाते हुए बातें करते हैं। पता है, आजकल पीछे वाली फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ बन रही है और आइसक्रीम भी। हाँ दीपक, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ऑफिस छोड़कर फैक्ट्री में ही नौकरी कर लूं, कम से कम गर्मी में राहत तो मिलेगी। भैया, आप लोगों को तो फिर भी ऑफिस के अंदर सुकून मिल जाता होगा, लेकिन हमें तो सारा दिन और सारी रात इसी बालकनी में बितानी पड़ रही है। गर्मी से सचमुच बहुत बुरा हाल हो रहा है। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। करिश्मा ये सब देख रही है और उसे महसूस होता है कि इस घर में बिजली का बिल एक ऐसी दीवार है जिसे कोई नहीं तोड़ पा रहा। ऐसी शाम हो जाती है और सविता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, राधिका, करिश्मा, तुम दोनों तैयार हो जाओ। चलो हम बाजार जाकर सब्जियां ले आते हैं। इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और थोड़ी ठंडी हवा भी मिल जाएगी। सविता अपनी दोनों बहू के साथ बाजार जाने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में फैक्ट्री को देखकर करिश्मा वहीं रुक जाती है और फैक्ट्री को देखते कहती है, माँ जी, यही वो फैक्ट्री है ना जिसके बारे में दीपक भैया और नीरज बातें कर रहे थे? हाँ बहू, यही है वो बर्फ और आइसक्रीम की बड़ी फैक्ट्रियां। गर्मी आते ही यहाँ पर मजदूरों की संख्या भी बढ़ जाती है और काम भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी करिश्मा देखती है कि सामने दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। तेरी वजह से आज फिर सुपरवाइजर ने सबके सामने डांटा मुझे। अरे मैंने क्या किया? मैंने बस इतना बोला कि रात वाली लाइन बार बार स्पार्क कर रही है। अरे पागल है क्या? ऐसी बातें बाहर करेगा तो नौकरी चली जाएगी। भूल गया मालिक ने बोला है पीछे वाले पोल से सीधा कनेक्शन है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। चल अब चलते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन करिश्मा उनकी बातें सुनकर चौंक जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो दोनों ऐसा क्यों कह रहे थे कि पीछे वाले पोल से फैक्ट्री का सीधा कनेक्शन है, पीछे वाले पोल से तो कॉलोनी की बिजली का कनेक्शन है ना? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कॉलोनी के खंबे से बिजली चोरी कर रहे हो? अरे तुम दोनों अपना दिमाग लगाना बंद करो। होगा उनका कोई मामला, इससे हमारा क्या लेना देना। और अगर वे लोग कॉलोनी के खंबे से बिजली चोरी करते और लोगों को भी दिखाई देता, हम यहाँ अकेले समझदार नहीं है। अब चलो बाजार, देर हो रही है।
ऐसा कहकर सविता अपनी दोनों बहुओं के साथ बाजार जाती है और सब्जियां खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आते ही राकेश अपनी दोनों बहू से कहता है, अरे आ गए तुम लोग बाजार से सब्जियां लेकर। बड़ी देर लगा दी भाई, बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो। जी पिताजी, अभी बना देते हैं। राधिका और करिश्मा दोनों बालकनी में पहुंचती हैं। सामने कल्पना भी अपनी बालकनी में खाना बना रही थी। वो करिश्मा को देखकर कहती है, करिश्मा कैसी है तू? आज मैं खाने में सूजी का हलवा बना रही हूँ, तुझे भी पहुंचाऊंगी। हाँ दीदी, आपके हाथ का सूजी का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। उन दोनों की बात सुनकर सामने वाली बालकनी से रितु कहती है, अरे भाई, सूजी का हलवा तो मैं भी खाऊंगी, मुझे मत भूल जाना कल्पना। अरे नहीं नहीं रितु, मैं तुम्हें भी दूंगी, चिंता मत करो। करिश्मा, अब हम दोनों जल्दी से खाना बना लेते हैं। ससुर जी को भूख लगी है और दोनों भाई भी ऑफिस से आते ही होंगे। हाँ भाभी ठीक है, बनाना तो पड़ेगा, चाहे पैरों में कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो और कितनी ही गर्मी क्यों ना लग रही हो। करिश्मा, अगर ऐसी बात है तो खाना मैं बना लेती हूँ, बस तुम मुझे किचन से सामान ला कर दे दो। ऐसा कहकर राधिका खाना बनाने लगती है और करिश्मा रसोई से कभी मिर्च, कभी हल्दी का पैकेट, कभी घी का डिब्बा और कभी लाल मिर्च ला लाकर थक जाती है और फिर वहां बिछी चटाई पर बैठते हुए कहती है, भाभी ये अंदर बाहर कर करके तो मुझे चक्कर आने लग रहे हैं। सोचा था कि शादी के बाद ससुराल में अपने कमरे में बैठकर अपने पति से ढेर सारी मीठी मीठी बातें करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे गर्मी में बालकनी में ही खाने, सोने और रसोई करवाने वाला ससुराल मिलेगा। हाँ करिश्मा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे ससुराल वाले इसमें कर भी क्या सकते हैं। बिजली का बिल इतना आता है कि हम कमरे में सोने, एसी और कूलर चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि करिश्मा का ध्यान स्ट्रीट लाइट की तरफ जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही डिम हो गई थी। वो कुछ सोचते हुए राधिका से कहती है, भाभी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि शाम होते ही ये स्ट्रीट लाइट डिम कैसे हो जाती है, और जैसे ही ये स्ट्रीट लाइट डिम होती है वैसे ही कुछ खटखट की आवाज भी आने लगती है। अरे ये खटखट की आवाज तो बर्फ की फैक्ट्री से आती है, शायद वहाँ मशीन शाम को ही चालू होती है। अब स्ट्रीट लाइट शाम को क्यों डिम होती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे ये स्ट्रीट लाइट्स हर दिन इसी समय ही डिम होती हैं। अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, शाम को उन दोनों मजदूरों का बात करना और इस तरह स्ट्रीट लाइट का कम होना और साथ ही खटखट की आवाज करना, कहीं ये सारी बातें बिजली चोरी से संबंधित तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री वाले सचमुच बिजली चोरी कर रहे हों और उनका बिल हम कॉलोनी वालों के हिस्से में आ रहा हो? वरना गर्मियों में इतना ज्यादा बिल सिर्फ कूलर और पंखे चलाने का नहीं आ सकता। हाँ करिश्मा, एक दो बार तो मुझे भी शक हुआ, लेकिन हो सकता है कि हमारा भ्रम हो, और अगर ऐसा है भी तो जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो तब तक हम इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। खैर अब तुम ये सब छोड़ो, खाना बन गया है, सभी लोगों को बुलाकर ले आओ, तब तक मैं सबका खाना परोस देती हूँ। करिश्मा सभी लोगों को बालकनी में बुलाकर ले आती है और राधिका और करिश्मा मिलकर सभी लोगों को प्लेट में दाल, चावल, भिंडी की सब्जी, रोटी, अचार और रायता सर्व करते हैं। सभी लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं। बहू, आज तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इस गर्मी में खाना खाने का मन ही नहीं करता। हाँ, और आज तो बालकनी में भी हवा चल नहीं रही है। माँ, मैं तो कहती हूँ कि खाना खाने के बाद आज हम लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, कम से कम एक दिन तो सुकून से सो सकेंगे। कैसी बातें कर रही हो शिल्पा? तुझे तो पता है ना कि गर्मी में बिजली का बिल वैसे ही हमें तोड़ रहा है, ऊपर से अगर हम कूलर, एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल तो और ज्यादा आएगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कूलर, पंखे और एसी का बिल इतना तो कभी नहीं आता जितना हमारी कॉलोनी में आता है। क्या आप लोगों ने मिलकर कभी बिजली ऑफिस कंप्लेन करने की कोशिश की? कई बार कंप्लेन की है करिश्मा। बिजली ऑफिस वाले आते हैं और हमारे मीटर को चेक करके कहते हैं कि तुम लोग बिजली ही इतना जलाते हो जिसकी वजह से बिल इतना हो जाएगा। कभी कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, मजबूर होकर हमने कंप्लेन लिखाना बंद करवा दिया। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और करिश्मा गर्मी में बालकनी में ही खाने, सोने और रसोई करवाने वाले ससुराल से लगातार परेशान होती है। साथ ही वो आसपास के लोगों को भी परेशान होता देखती है। एक दिन वो बालकनी में खड़ी अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं घर में बोर हो रही थी, तो प्लीज चलिए ना आज पीछे वाली फैक्ट्री को देखकर आते हैं। सविता करिश्मा की बात पर हाँ कर देती है और अपनी दोनों बहुओं के साथ बर्फ की फैक्ट्री विजिट के लिए निकल जाती है। तीनों बर्फ की फैक्ट्री पहुंचते हैं। मैनेजर से परमिशन लेकर तीनों फैक्ट्री घूमते हैं। वहां बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। करिश्मा उन आवाजों को सुनकर मन ही मन सोचती है, ये तो बिल्कुल वैसी आवाजें जो शाम को आती हैं और जिनके आने के बाद स्ट्रीट लाइट डिम हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे ही कंपनी की मशीनें चालू होती हैं वैसे ही स्ट्रीट लाइट डिम हो जाती है। करिश्मा और राधिका को ये सब देखकर बहुत ही मजा आता है। बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हुए करिश्मा अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ पर तो बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होती होगी और जरूर यहाँ पर भारी भारी मीटर लगे होंगे।
लेकिन मुझे पूरी फैक्ट्री में मीटर कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद बाहर की तरफ लगे हो। अरे करिश्मा बहू, तू फैक्ट्री देखने आई है या उनका मीटर देखने? वो लोग मीटर कहीं भी लगाएं, इससे हमें क्या लेना देना। अब जल्दी फैक्ट्री घूमो और घर चलो, देर हो रही है। फैक्ट्री घूमने के बाद सभी कंपनी के रिसेप्शन रूम के बाहर आते हैं तो करिश्मा देखती है कि वहां पर भी मीटर नहीं है। करिश्मा तुरंत रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर के पास जाती है और कहती है, मैनेजर साहब, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है लेकिन मुझे यहाँ कहीं पर भी बिजली के मीटर नहीं दिखाई दिए। आखिर आप लोगों की बिजली सप्लाई कहाँ से होती है? तुम लोगों को इससे क्या लेना देना कि हमारी बिजली कहाँ से सप्लाई होती है? हमने मीटर अंदर के रूम में लगा रखा है। चलो अब जाओ यहाँ से, काफी देर हो गई है। इतनी देर किसी को फैक्ट्री में घूमने की परमिशन नहीं है। ऐसा कहकर मैनेजर अपने काम में लग जाता है और करिश्मा अपनी जेठानी और सास के साथ फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है। करिश्मा को शक हो चुका था कि जरूर इस फैक्ट्री की बिजली चोरी की है, इसलिए वो आसपास नजरें दौड़ाकर सबूत ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसे एक बड़ा सा मोटा तार कॉलोनी के पीछे वाले पोल से लटका हुआ दिखाई दिया। वो चौंकते हुए अपनी सास और जेठानी से बोली, माँ जी, भाभी देखिए, ये मोटा तार तो हमारी कॉलोनी के पोल से सीधा कनेक्ट है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री में जो मशीनें चल रही हैं उसके लिए बिजली की सप्लाई हमारी कॉलोनी के पोल से ली जा रही है और इसी वजह से उनकी फैक्ट्री में कोई भी मीटर नहीं लगा है। ये तो सीधे सीधे बिजली की चोरी है। हाँ करिश्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसीलिए हमारे यहाँ बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है। हाँ बहू, अब समझ में आया कि हमारे घरों में इतना बिल क्यों आता है। लेकिन हम भला उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? वो ठहरे पैसे वाले लोग, हम जैसे आम लोगों की बात भला कौन सुनता है। इसीलिए सब बातों का चक्कर छोड़ो और घर चलो, देर हो रही है। अब सविता, करिश्मा और राधिका तीनों घर आ जाती हैं और घर आते ही राधिका और करिश्मा दोनों बालकनी में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती हैं। तभी कल्पना उन दोनों को देखकर करिश्मा से कहती है, अरे करिश्मा, शिल्पा बता रही थी कि तुम लोग बर्फ फैक्ट्री घूमने गए थे, कैसा लगा वहाँ जाकर? दीदी, वहाँ जाकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए। खाना खाने के बाद सब बाहर मिलो, मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और कॉलोनी की बाकी औरतों को भी लेकर आना। ठीक है करिश्मा, तो खाना खाकर बाहर मिलते हैं। तब तक राकेश, दीपक, नीरज और शिल्पा भी बालकनी में आकर चटाई पर बैठ जाते हैं और करिश्मा चूल्हे पर खाना बनाने लगती है तो वहीं बैठकर राधिका आटा गूंथने लगती है। तभी राकेश करिश्मा से कहता है, अरे क्या हुआ बहू, तुमने बर्फ की फैक्ट्री में बर्फ से बना हुआ शेर तो नहीं देख लिया जो सभी को बताना चाहती हो? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि फैक्ट्री में मैंने देखा कि। और फिर करिश्मा सारी बातें अपने परिवार के सभी लोगों को बता देती है। ये सुनकर दीपक हैरान होते हुए कहता है, क्या कह रही हो करिश्मा? इसका मतलब है हमारे घर की बिजली का बिल हमारे घर का नहीं बल्कि उस फैक्ट्री का आता है। ये तो बहुत गलत बात है, हमें आज ही फैक्ट्री वालों के खिलाफ शिकायत करनी पड़ेगी। अरे हमारे अकेले शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री का मालिक बहुत पैसे वाला है। अगर हमने शिकायत कर भी दी तो वो घूस देकर बात को दबा देगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं पिताजी, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। गर्मी में हम अपने अपने कमरे छोड़कर हम इस बालकनी में परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं और वो फैक्ट्री का मालिक चैन से चोरी की बिजली से अपनी फैक्ट्री चला रहा है। मैंने सोच लिया है कि मैं कॉलोनी वालों से बात करके उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। हाँ भाभी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर बिजली का बिल कम हो गया तो कम से कम गर्मी में हमें चैन से कूलर पंखे की हवा में सोने और खाने को तो मिलेगा। खाना खाने के बाद करिश्मा और राधिका अपने घर के बाहर जाती हैं जहां सभी औरतें उनका इंतजार कर रही थी। करिश्मा और राधिका को देखते ही कल्पना कहती है, करिश्मा, तू हमें क्या बताने वाली थी? कोई खास बात है क्या? अब करिश्मा सारी बातें कॉलोनी की सभी औरतों को बता देती है। सभी औरतों को करिश्मा की बात सुनकर गुस्सा आता है। तब रितु कहती है, ये तो बहुत गलत बात है। कल्पना बहन, चलो जरा हम भी तो देख कर आते हैं कि फैक्ट्री वाले अपना तार हमारी कॉलोनी के पोल से फंसा कर कैसे बिजली खींच रहे हैं। अब सभी औरतें फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचकर करिश्मा सभी को उस तार को दिखाते हुए कहती है, वो रहा हमारी कॉलोनी का पोल और वो रही फैक्ट्री की तार जो हमारी कॉलोनी के पोल से सीधे कनेक्ट है। ये देखकर सभी औरतों को बहुत गुस्सा आता है। तब कल्पना कहती है, करिश्मा, तू सही कह रही है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। करिश्मा, तू जल्दी से वीडियो बना ले इसका। अब करिश्मा और बाकी की औरतें भी अपने अपने मोबाइल निकालकर पोल से खिंचे हुए तार की वीडियो बना लेती हैं। उसके बाद करिश्मा सभी लोगों से कहती है, बहनों, कल हम सभी लोग 10 बजे बिजली ऑफिस जाकर कंप्लेन करेंगे। अगले दिन सुबह सभी लोग इकट्ठा होकर बिजली ऑफिस पहुंचते हैं और बिजली बाबू को सारी बातें बताकर कहते हैं, देखिए, फैक्ट्री की वजह से हमारी कॉलोनी के सभी लोगों को परेशानी हो रही है और बालकनी में सोना और खाना पड़ रहा है। आप लोग आज ही फैक्ट्री पर छापा मारिए और ये चोरी रुकवाइए। अरे भाई, हमारे पास तुम्हारी समस्याओं का हल निकालने के अलावा भी कोई काम है या नहीं है? वैसे भी यहाँ छापा मारना हमारा काम नहीं है, तुम लोग आपस में निपट लो। जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। ये आप क्या कह रहे हैं?
आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरफ भाग नहीं सकते। अगर आपने हमारी बात पर एक्शन नहीं लिया तो हम कलेक्टर से आपकी शिकायत करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल चेक कर लूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। बिजली बाबू के ऐसा कहने पर करिश्मा अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है। तब बिजली बाबू फैक्ट्री के मालिक को फोन करता है और सारी बातें बताकर कहता है, अरे सर क्या करना है आप बता दीजिए। अरे मेहरा साहब कुछ नहीं करना है, ये लोग ऐसे ही 2-4 दिन चिल्लाएंगे और चुप हो जाएंगे। हमारी फैक्ट्री का काम चोरी से चल रहा था और आगे भी चलेगा और आपको आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। बस आप अपना काम कीजिए और हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। बिजली बाबू फैक्ट्री के मालिक की बात सुनकर खुश हो जाता है और फोन रखकर मुस्कुराता है। उधर दूसरी तरफ करिश्मा घर पहुंचकर सभी लोगों को सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, पिताजी, शिल्पा, अब तुम देखना कि कैसे 2-3 दिनों के अंदर कार्रवाई होती है और फैक्ट्री का मालिक पकड़ा जाता है। घर के सभी लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद करिश्मा बालकनी में सबका बिस्तर लगा देती है और सभी लोग बालकनी में सो जाते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे और वो लोग बालकनी में ही खाना खा रहे थे और सो रहे थे, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन दोपहर में राधिका सभी को खाना परोस रही थी और सबके साथ करिश्मा भी बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक ऊपर से उड़ते हुए एक कौवे ने करिश्मा की थाली में बीट कर दी। करिश्मा गुस्सा होते हुए बोली, हे भगवान, नीचे गर्मी मार रही है, ऊपर से कौवे ने टारगेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब क्या बालकनी में हेलमेट पहन के खाना खाएं हम? करिश्मा की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन करिश्मा गुस्से से उठकर अंदर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर बिजली ऑफिस फोन लगाती है और कहती है, मैं शांति देवी कॉलोनी से करिश्मा बात कर रही हूँ। मैंने बिजली ऑफिस में फैक्ट्री के बिजली चोरी के बारे में कंप्लेन की थी, जिसका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग एक्शन कब तक लेंगे? अरे मैडम, सारे एक्शन हो चुके हैं, लेकिन हमें बिजली चोरी के कोई भी सबूत नहीं मिले, इसलिए हमने फाइल बंद कर दी है और अब आप भी हमें परेशान मत कीजिए। ऐसा कहकर बिजली बाबू फोन रख देता है। तब करिश्मा अपने आप से कहती है, इसका मतलब है कि जरूर ये बिजली बाबू फैक्ट्री के मालिक से मिला हुआ है। अब मुझे कुछ और करना होगा। करिश्मा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी नीरज खाने की प्लेट लेकर वहां आ जाता है और करिश्मा को मनाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है और खाना खिलाते हुए कहता है, गर्मी, परेशानी, ये छोटी छोटी मुसीबतें सब झेल लेंगे करिश्मा। बस तुम ऐसे खाना छोड़कर मत जाया करो, तुम्हारे बिना ये थाली भी अधूरी लगती है और मैं भी। ये सुनकर करिश्मा शर्मा जाती है। अगले दिन करिश्मा कॉलोनी के सभी लोगों को इकट्ठा करके कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है और वहां लिखित में कलेक्टर को ज्ञापन देकर सारी बातें बताती है, साथ ही वीडियो भी दिखाती है। कलेक्टर तुरंत ही फोन करके बिजली बाबू को कार्यवाही करने का आदेश देता है। उसके बाद करिश्मा कॉलोनी वालों के साथ वापस जाती है और फिर कहती है, मुझे विश्वास है कि फैक्ट्री के मालिक के पापों का घड़ा भर चुका है। हमारे जीवन में एसी और कूलर में सोने के दिन आने ही वाले हैं। सभी लोग करिश्मा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन बिजली विभाग वाले कुछ पुलिस कर्मियों के साथ फैक्ट्री पर छापा मारते हैं और बिजली चोरी के जुर्म में मालिक को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही फैक्ट्री को सील कर देते हैं। फिर बिजली बाबू कॉलोनी में आकर सभी लोगों को आवाज लगाता है। सभी आवाज सुनकर अपनी अपनी बालकनी में आ जाते हैं। तब बिजली बाबू सभी लोगों से कहता है, भैया हमने फैक्ट्री पर छापा मार कर उसे सील कर दिया है और अब आप लोगों के बिजली का बिल अगले महीने से बहुत कम आएगा। साथ ही आप लोगों को बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुई परेशानियों के लिए हम माफी मांगते हैं और कलेक्टर साहब ने 3 महीने के बिल माफ करने का निर्णय लिया है। यह सुनकर सभी अपनी अपनी बालकनियों में खड़े होकर खुश होकर ताली बजाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस तरह करिश्मा की सूझबूझ और आत्मविश्वास से बिजली की एक बड़ी चोरी पकड़ी जाती है और करिश्मा का ससुराल गर्मी में बालकनी में ही खाने पीने, सोने और रसोई करवाने वाला ससुराल बन जाता है।